गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। तो पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है आप लोगों की? वीडियो लेक्चर ले रहे हो डेली? चैप्टर 1 के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं आप नेट पे, आप उनको देखिए, सॉल्व कीजिए और बेटा कोई डाउट हो तो पूछिए उसको। हम लोग यहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लेक्चर 6 आज पढ़ेंगे। अभी तक हम बेटा इसमें मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे और मोनेरा में हमने स्टार्ट किया था बैक्टीरिया के बारे में। हमने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं और कल हमने इसकी सेल स्ट्रक्चर भी बनाई थी। आपको याद होगा कि सेल में हमने इसका पूरा एक डायग्राम बनाया था और कौन कौन से सेल में इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे बाहर हमने ग्लाइकोकैलिक्स बनाया था, उसके नीचे सेल वॉल बनाई थी। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। और फिर मैंने एक लेयर बनाई थी, क्या नाम था उसका? मैंने कहा था कि ये यूनिवर्सल लेयर है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। क्या नाम है उसका? उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि सेल के अंदर एक कंटेंट भरा रहता है, लिक्विड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सेंटर में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई थी जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और मैंने बोला था कि बेटा इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस जैसा मानते हैं और उसका नाम हमने क्या दिया था? न्यूक्लियोइड, या उसको हम लोग बोलते थे जीनोफोर। याद करते रहिए बेटा, बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स आते हैं और उन टर्म्स को बार बार आप देखेंगे कि बायो में हजारों बार ये रिपीट भी होंगे, तो धीरे धीरे आपको ये नए टर्म्स जो है वो याद हो जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि वो जो न्यूक्लियोइड वाला पार्ट है उसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए कैसा होता है बैक्टीरिया का? डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर, गोल होता है और सिंगल होता है। एक ही डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, मेन डीएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर 70S राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो 70S है इसका मतलब है कि ये इसके वेट को दिखाते हैं कि ये कितने भारी हैं। और एक और आगे आएंगे, मैंने बताया था 80S राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में मिलते हैं वो इससे थोड़े और भारी होते हैं। ठीक है। फिर हमने इसके अंदर प्लाज्मिड्स के बारे में भी पढ़ा था। प्लाज्मिड्स क्या थे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के छोटे छोटे पीस थे, वो भी सर्कुलर होते हैं। और मैंने बताया था कि इनकी वजह से बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा खूबियां आ जाती हैं, कुछ टैलेंट आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया उसमें F फैक्टर होता है जिससे उसमें फर्टिलिटी आ जाती है और एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता भी आ जाती है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इसमें जीन्स होते हैं। ठीक है। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक खास स्ट्रक्चर बताई थी, मैंने ये भी कहा था ये नीट में बहुत पूछा जाता है। क्या नाम था उसका? हाँ, मीसोसोम। उसका नाम था मीसोसोम। और मीसोसोम के मैंने वहाँ 2 फंक्शन बताए थे। एक तो मैंने बताया था कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें इसके ऊपर ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है। और मीसोसोम का दूसरा काम मैंने बताया था कि ये जब बैक्टीरिया 1 से 2 में डिवाइड होता है तो ये डीएनए के सेपरेशन में हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने इसमें फ्लैजिला के बारे में बताया था जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। फिमरी के बारे में बताए थे जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। मैंने एक पाइलस स्ट्रक्चर बताई थी जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। कॉन्जुगेशन में अभी इसी टॉपिक में आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा। अब हमने बैक्टीरिया की रचना या स्ट्रक्चर तो पढ़ ली है, अब हम बैक्टीरिया की और खूबियां पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया कैसे सांस लेते हैं, कैसे ये डाइजेशन करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, खुद बनाते हैं या दूसरों से लेते हैं, वो सब हम लोग बेटा इसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया में रेस्पायरेशन, कि बैक्टीरिया किस तरीके से सांस लेते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा कि जो बैक्टीरिया हैं वो 4 प्रकार के होते हैं।
4 प्रकार के कैसे, देखो 2 प्रकार के तो हम लोगों ने पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? एक हमने पढ़ा है एरोबिक। एरोबिक कौन से होते हैं? जो ऑक्सीजन की हेल्प से, एक सेकंड, एरोबिक बेटा कौन से होते हैं? जो ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे हम क्या हैं? हम एरोबिक हैं, हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, ठीक है। दूसरे बैक्टीरिया होते हैं एनएरोबिक, जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं। तो 2 तरह के बैक्टीरिया तो ये हो गए, एरोबिक और एनएरोबिक। और 2 तरह के बैक्टीरिया और होते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है बेटा कि जरूरत पड़ने पर एरोबिक जो है वो एनएरोबिक हो जाता है और एनएरोबिक जो है वो एरोबिक हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये 2 तो हो गए और इसके अलावा 2 और एक्स्ट्रा टाइप हो गए। तीसरा है फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। और चौथा है फैकल्टेटिव एरोबिक ऑब्लिगेट हो गए, ऐसे ही फैकल्टेटिव एरोबिक हो गए, ऑब्लिगेट एनएरोबिक हो गए, ऐसे ही फैकल्टेटिव एनएरोबिक हो गए। तो ये 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अब हम समझते हैं कि इन चारों में बेटा क्या अंतर है। देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर आपको, क्योंकि ये यहाँ पर हमने 2 नए टर्म यूज किए हैं, एक तो ऑब्लिगेट और दूसरा फैकल्टेटिव। क्या मतलब होता है ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का? ऑब्लिगेट का मतलब होता है बेटा स्ट्रिक्टली। क्या मतलब होता है इसका? स्ट्रिक्टली का मतलब होता है अति आवश्यक रूप से। मतलब ये वाले जो बैक्टीरिया होंगे वो केवल और केवल हवा में ही, ऑक्सीजन में ही सांस ले पाएंगे। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे बैक्टीरिया, या हम बोल सकते हैं ओनली वन, ऐसे बैक्टीरिया जो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही बेटा सरवाइव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, आगे मैं फिजियोलॉजी में भी पढ़ाऊंगा। फिजियोलॉजी में भी सवाल आ जाता है एरोबिक एनारोबिक का, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, वहां दोबारा पढ़ेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगा। लेकिन अभी समझो कि ऐसे बैक्टीरिया जो केवल क्या करते हैं? केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सरवाइव कर सकते हैं। ये हवा में खुले में सरवाइव करेंगे। अगर इनको आप बंद कर दो किसी जगह पर जहां ऑक्सीजन नहीं है तो इनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट का मतलब बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। स्ट्रिक्टली इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इनके पास एक ही चॉइस है। क्या चॉइस है? कि ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर सकते। और इसका बेटा एक एग्जांपल है बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस एक बैक्टीरिया है जो कि इसी कैटेगरी में आता है, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर सकता। अब तो आपके लिए बड़ा इजी हो गया, क्योंकि आपको ऑब्लिगेट का मतलब समझ में आ गया। तो अब आप बता सकते हो क्या होता है ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब। बोलो बेटा। देखो मैं जब तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं तो आप उसका मन ही मन में आंसर सोचो। भले ही आप मुझे मोबाइल पे या लैपटॉप में देख रहे हो, आपको पता है कि सर मुझे नहीं देख रहे हैं क्योंकि भाई मेरे ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑनेस्टी अपनी तरफ से आपको रखनी है। अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो आपको अपने आप से उसका जवाब देना है, और अगर बोल के जवाब दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑब्लिगेट का मतलब समझ में आ गया तो अब खुद बताओ कि ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है। इसका क्या मतलब होगा कि ऐसे बैक्टीरिया जो बिना हवा के ही जिंदा रहते हैं। ऑक्सीजन इनकी दुश्मन है। विदाउट ऑक्सीजन -O2। -O2 का मतलब क्या है? विदाउट
ऑक्सीजन ही ये जो है सरवाइव करते हैं और ऑक्सीजन लगते ही ये मर जाते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया। मतलब ये कैसे हैं? स्ट्रिक्टली एनारोबिक हैं। वायु या हवा या ऑक्सीजन इनकी क्या है? दुश्मन है। हवा लगते ही ये मर जाते हैं। इन्हें केवल बंद जगह में, घुटन वाली जगह में रहना ही पसंद है। समझ में आ रहा है? और इसका एक एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये बेटा ये वाला बैक्टीरिया बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होता है। ये फूड पॉइजनिंग भी करता है। फूड पॉइजनिंग आपने सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा कि आपको कभी खाना खाने के बाद पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया टाइप से अगर हो जाता है या किसी और को आपने देखा है तो लोग ये बोलते हैं जनरली कि इसको बेटा फूड पॉइजनिंग हो गई है। खाना क्या कर गया है? नुकसान कर गया है। तो उसकी एक वजह क्या हो सकती है कि उस खाने के अंदर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का टॉक्सिन है, उसका जहरीला तत्व है। ज्यादातर बेटा जो डिब्बा बंद खाने होते हैं, क्योंकि डिब्बा बंद खाने में ऑक्सीजन नहीं जाती है, अगर उसमें ये बैक्टीरिया मौजूद है तो ये बैक्टीरिया उसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है और उस खाने को जहरीला बना सकता है। तो कई बार ध्यान रखना बेटा, जो पैक्ड फूड होते हैं वो भी सेफ नहीं होते। उसमें ये बैक्टीरिया जो है, जैसे ही आप डिब्बे को खोलेंगे ऑक्सीजन अंदर जाएगा, बैक्टीरिया तो मर जाएगा, लेकिन उस बैक्टीरिया ने उसके अंदर जो टॉक्सिन बना दिया है वो टॉक्सिन फूड पॉइजनिंग कर सकता है। तो इस बैक्टीरिया को याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। आप लोग जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपके पास बहुत पेशेंट आएंगे फूड पॉइजनिंग वाले। तो एक केस फूड पॉइजनिंग का इसकी वजह से भी होता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं फूड पॉइजनिंग के, लेकिन एक ये कारण भी है। तो ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया कि यह एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑब्लिगेटरी का मतलब आवश्यक रूप से ऑक्सीजन चाहिए, और ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब है आवश्यक रूप से ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और अगर ऑक्सीजन दे दी तो ऑक्सीजन इनके लिए क्या हो जाएगी? बताओ बेटा, ऑक्सीजन इनके लिए फायदेमंद होगी, नुकसानदायक होगी? पॉइजनस। क्या हो जाएगी? पॉइजनस। इनकी जान ले सकती है। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा नया टर्म फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब एक विकल्प। विकल्प मतलब ऑप्शनल या जरूरत पड़ने पर। क्या बोलेंगे इसको? जरूरत पड़ने पर। ठीक है। आपने कई बार फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ लेकिन मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं बहुत कमीना हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं शैतान हो जाता हूँ। इसका मतलब वो इंसान तो अच्छा है लेकिन जरूरत पड़ने पर बुराई के सामने वो क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। तो ऐसे ही ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ये होते तो क्या है? एनएरोबिक। कैसे होते हैं ये? नॉर्मली। लिखो बेटा इसके आगे नॉर्मली। नॉर्मली ये कैसे होते हैं? उल्टा लिखो, एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब बिना हवा के जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर हवा मिल जाए तो ये फैकल्टेटिव एरोबिक भी हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर ये क्या हो जाते हैं? जरूरत पड़ने पर ये क्या हो जाते हैं? एरोबिक हो जाते हैं। तो नॉर्मली कैसे है ये? उल्टा सोचना है इसका। समझ में आ रहा है? फैकल्टेटिव अगर एरोबिक लिखना है तो उल्टा सोचना है। इसका मतलब ये है कि ये सामान्यता कैसे है? एन एरोबिक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कैसे हो जाते हैं? ये जरूरत पड़ने पर एरोबिक हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन में भी सांस ले सकते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन इनकी दुश्मन नहीं है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। एग्जाम्पल क्या है इसका? क्लोरोबियम। सी बड़ा लिखेंगे, जीनस का नाम है क्लोरोबियम बैक्टीरिया। ठीक है। क्लोरोबियम बैक्टीरिया जो है इसका एग्जाम्पल है। ये नॉर्मली कैसा होता है बेटा? अभी बताया था मैंने, उल्टा सोचना है। एरोबिक लिखा है तो नॉर्मली ये कैसा होता है? एनएरोबिक। और जब इसको ऑक्सीजन मिलती है तो ये ऑक्सीजन में भी सांस ले लेता है। तो ये दोनों ही स्थिति में खुश है, हवा मिले या ना मिले कोई दिक्कत इसको
नहीं है। फिर आता है बेटा अगला फैकल्टेटिव एनारोबिक। अब तुम इसका खुद मतलब सोचो अपने दिमाग में, ऊपर आपको पता लग चुका है, तो आप मुझे बताओ बेटा ये नॉर्मली कैसा होगा, ये नॉर्मली कैसा होगा, नॉर्मली ये कैसा होगा, एरोबिक होगा एनारोबिक होगा, उल्टा सोचना है। तो ये नॉर्मली कैसा होगा, ये एरोबिक होगा, मतलब सांस किस में लेगा, ये हवा में। लेकिन जरूरत पड़ने पर ऑप्शनली ये क्या कर सकता है, ऑप्शनली ये बिना हवा के भी सांस ले सकता है। अगर इसको घुटन मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो भी ये नहीं मरेगा। तो ये वाले बैक्टीरिया ज्यादा देखा जाए तो हर तरह की कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, हवा मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। और इसका एग्जांपल है बेटा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कई जगह इसका एग्जांपल आएगा स्यूडोमोनास। तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने यहाँ पर इसको बताया था, और आपसे पूछूंगा, याद रखना कि ये बेटा एरोबिक था या एनारोबिक था। फिर दूसरा सवाल क्या आएगा, एरोबिक था या एनारोबिक था, तो उसके साथ ऑब्लिगेटरी था या कैसा था, फैकल्टेटिव था। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना। थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे ज्यादातर ये सवाल जो है गलत कर आते हैं क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इतनी बार इसको आपको 11th और 12th में पढ़ाऊंगा कि ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको एक बार पढ़ के 100% याद हो जाता हो, सब भूलते हैं। बच्चे ये सोचते हैं अरे हम तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, टीचर भी भूल जाते हैं, बड़े बड़े जीनियस टीचर भी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको याद रहता है। क्यों याद रहता है, क्योंकि वो बार बार रिवीजन करते हैं। तो पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। जो बच्चा जितनी बार रिवीजन करेगा उसके क्वेश्चंस उतने ही परफेक्ट होंगे, गलतियां होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचो कि एक बार पढ़ के हमें याद हो जाएगा, बिल्कुल आप कल तक भूल जाओगे इन बैक्टीरिया के नाम। लेकिन आपने कल रिवाइज कर लिए तो फिर एक हफ्ते तक याद रहेंगे, फिर एक हफ्ते बाद याद कर लिए तो फिर एक महीने तक याद रहेंगे, और एक महीने बाद फिर याद कर लिए तो 6 महीने तक याद रहेंगे, और 6 महीने बाद याद कर लिए तो फिर तो आपको सारी जिंदगी ही याद रहेंगे। क्योंकि किसी भी चीज का जब 5-6 बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपके दिमाग में परमानेंटली छप जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आज हमने बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन का तरीका पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, किस तरीके से ये अपना खाना खाते हैं या बनाते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। देखो बेटा, अगर मैं पूछता तुमसे प्लांट का न्यूट्रिशन बताओ तो सारे हाथ खड़े करके बोल देते खुद बनाते हैं। एनिमल का पूछता तो तुम सब बता देते कि खुद बनाते नहीं है, सॉरी, बनाया खाते हैं। तो इसका मतलब प्लांट्स के बारे में क्या बोलते हो, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। और एनिमल क्या करते हैं, अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो बेटा यहाँ पर बैक्टीरिया में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप होता है, इसमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है। आप जानते हो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और दूसरे वाले बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। प्लांट जैसे भी होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और इसमें एनिमल जैसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो किसी दूसरे से अपना भोजन लेते हैं। तो देखा जाए तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन में काफी वेरिएशन पाया जाता है। अब यहाँ पर बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हम लोग पढ़ेंगे,
ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है, ऑटो मतलब अपने आप, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं है ना। आप लोगों से कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपनी कमाई खुद करो, तो इनको तो बचपन से ही ये अपने पैरों पे खड़े होते हैं। जब से ये जन्म लेते हैं इनको कोई चिंता नहीं है, खुद गाना बनाते हैं, इनके माँ बाप को इनका पोषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं। अब बेटा ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्लांट की तरह, मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाम से ही बेटा पता लगता है कि ये अपना खाना, सिंथेसिस मतलब होता है खाना, और फोटो मतलब क्या होता है? फोटो बताओ किससे बना है? फोटो बना है फोटोन से, और फोटोन जो है वो लाइट का पार्टिकल होता है, तो इसलिए फोटो का मतलब हो गया यहाँ पर लाइट। तो ये वाले जो है अपना फूड बनाते हैं किसकी मदद से? लाइट की हेल्प से, लाइट की एनर्जी से ये अपना फूड बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और दूसरे बैक्टीरिया बेटा इसमें होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब इसका मतलब आप लोग बताओ, गैस करो क्या होना चाहिए? तो भाई कीमो मतलब क्या होता है? कीमो मतलब होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिकल। तो कीमो का मतलब क्या हुआ? केमिकल। और सिंथेटिक मतलब फूड बनाएंगे, तो इसका मतलब ये अपना फूड किससे बनाएंगे? केमिकल से। केमिकल से तो ये भी फूड बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केमिकल से फूड बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ केमिकल एनर्जी से, ठीक है। केमिकल की एनर्जी का यूज ये फूड बनाने में करेंगे, और ये लाइट की एनर्जी का यूज जो है वो फूड बनाने में करेंगे। तो बेटा दो तरह के ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, एक जो अपना भोजन बनाने के लिए बताओ किसका यूज करते हैं? लाइट का। और दूसरे बैक्टीरिया वो होते हैं जो किसका यूज करते हैं? केमिकल एनर्जी का। तो यहाँ पर बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वैसे बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या मतलब हुआ इसका? वो वाले बैक्टीरिया जो अपना भोजन किससे बनाते हैं? लाइट एनर्जी से। तो आप लिख सकते हो यूज लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी को बेटा और क्या बोल सकते हैं? लाइट हमें किससे मिलती है? सन से मिलती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोलर रेडिएशन। तो ये अपना फूड जो है किससे बनाते हैं? सोलर रेडिएशन से। अब इसमें देखिए, आप एक बात बताइए कि प्लांट अपना फूड क्यों बना सकते हैं? ऐसा उनके पास क्या होता है? अपने अपने आंसर दिमाग में आए आपके? तो जिन्होंने ये सोचा है कि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो आंसर जो है सही है। जिनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, उनके आंसर सही है, क्योंकि प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को कैच करता है, ठीक है। उस लाइट को कैच करता है और उस लाइट से बनाता है एटीपी और NADPH। क्या बनाता है? एटीपी और NADPH। यहाँ पर एटीपी के बारे में तो आपने सुना होगा कि एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेल अपनी एनर्जी को स्टोर कर लेती है। क्या नाम होता है एटीपी का? फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो एटीपी में वो एनर्जी को क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। लेकिन एक दूसरा टर्म यहाँ पर आया है NADPH। ये NADPH बेटा एक रिड्यूसिंग एनर्जी है जो अपने अंदर हाइड्रोजन को स्टोर कर सकता है और हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। ये एक तरीके का बेटा
कोएंजाइम है। आगे हम लोग और भी इसको बार बार पढ़ेंगे कोएंजाइम को। और ये बहुत काम का मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन को पकड़ सकता है एक रिएक्शन में और दूसरी रिएक्शन में जाके उस हाइड्रोजन को ये डोनेट कर सकता है। इसके पास में जो हाइड्रोजन स्टोर होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में स्टोर होता है। तो NADH जो है, NADH की मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ यहाँ पर। मैंने दो नई चीजें आपको बताई, एक ATP, नई तो नहीं है, ATP के बारे में तो आप जानते हो। NADH का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, NADH की फुल फॉर्म क्या है? NADPH। पी और लगा लीजिए इसमें, क्योंकि ये दो रूप में पाया जाता है, विद पी पाया जाता है, विदाउट पी पाया जाता है। तो हम यहाँ पे विद पी वाला ले रहे हैं। पी का मतलब फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इसकी क्या खूबी होती है बेटा कि ये इस तरीके से होता है NADP, ठीक है। और ये NADP अपने साथ में हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन को लेकर बना लेता है NADPH2, ठीक है। और फिर इस हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन को वापस छोड़ के किस में बदल जाता है? NADP में। तो जब NADP हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, आपने 9th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, तो बताओ क्या होता है रिडक्शन? रिडक्शन में आपने क्या पढ़ा? किस रिएक्शन को रिडक्शन कहते हैं? आपने पढ़ा होगा वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन अटैच होता है, ऐड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो आप देखो बेटा, यहाँ NADP में हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया? NADPH2। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इसका रिडक्शन, ठीक है। और उल्टा क्या होता है? जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है NADP, ये हाइड्रोजन को लेके रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन को छोड़ के ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। इसी खूबी की वजह से ये आगे भोजन बनाने में मदद करेगा। मैं इसको आपको आगे फोटोसिंथेसिस में और पढ़ाऊंगा डिटेल में। यहाँ पर बस मैं इतना बताने जा रहा हूँ कि जो ये लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, उस लाइट एनर्जी को ये किस में स्टोर करते हैं? ATP में और NADPH में। दूसरी चीज, मैंने आपसे अभी एक सवाल पूछा था कि प्लांट में ऐसा क्या पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? तो आप लोगों के दिमाग में आए होंगे आंसर, और कुछ के दिमाग में आंसर क्या आया होगा? क्लोरोफिल। तो ऐसे ही बैक्टीरिया में भी क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। लेकिन इसका क्लोरोफिल थोड़ा सा अलग होता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। एक तो होता है इसमें, तो बेटा पहला इसमें है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और दूसरा इसमें मिलता है बैक्टीरियो विरिडिन। तो बैक्टीरिया के अंदर दो तरह का क्लोरोफिल मिलता है और बड़े आसानी से आप इसको पहचान सकते हो, क्योंकि दोनों में हमने एक वर्ड लगा दिया है बैक्टीरियो, ठीक है। तो एक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और दूसरा होता है बैक्टीरियो विरिडिन। ये वाले जो क्लोरोफिल है ये प्लांट के क्लोरोफिल से थोड़ा सा अलग है। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर इनकी सेम है, लेकिन थोड़ा साइड चेन वगैरह का और रेडिकल वगैरह का इसमें फर्क होता है। अदरवाइज दोनों का वर्क जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो दो तरह के इसमें पिगमेंट मिलते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। अब जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है ये मिलता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। ये कौन से बैक्टीरिया में मिलता है? इसका ग्रुप का नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरियो विरिडिन है ये मिलता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये हमने बैक्टीरिया को यहाँ दो ग्रुप में बांट दिया है, एक तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और एक ग्रीन सल्फर
बैक्टीरिया। इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है थायोस्पाइरिलम। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आता है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। यहाँ पर बेटा हमने एक एग्जाम्पल लिखा है जिसका नाम क्या है, थायोस्पाइरिलम। और दूसरा हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं क्लोरोबियम। इसका एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया क्लोरोबियम, ठीक है, क्लोरोबियम। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो लाइट एनर्जी का यूज करेंगे, और लाइट एनर्जी का यूज करने के लिए इनके पास में जो क्लोरोफिल होगा वो दो तरह का क्लोरोफिल हो सकता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और दूसरा बेटा हो सकता है बैक्टीरियो ब्रीडिंग, ठीक है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल हमें कौन से टाइप के बैक्टीरिया में मिलेगा, जिसका नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और ये वाला जो पिगमेंट है वो मिलेगा हमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसका एक एग्जांपल है थायोस्पाइरिलम। थायो यहाँ पर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये सल्फर से रिलेटेड है, सल्फर का यूज करते हैं, और ये है क्लोरोबियम क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है। तो बेटा इनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ये फूड कैसे बनाते हैं, ये फूड बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लांट की फोटोसिंथेसिस में और बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में, ये वाटर का यूज नहीं करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में वाटर का यूज नहीं होता है। तो अब सवाल ये है कि फूड बनाने के लिए ये हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए इनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये हाइड्रोजन किसी सल्फर के कंपाउंड से ले सकते हैं, जैसे H2S में हाइड्रोजन भी है और सल्फर भी है, तो ये सल्फर के कंपाउंड से हाइड्रोजन लेते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, सल्फर बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, तो वो कहलाते हैं नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर हमें एक चीज पे ध्यान देना है कि ये वाटर का यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह ये कोई हाइड्रोजन कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन कंपाउंड क्या हो सकता है, वो कोई H2S हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है जिससे हाइड्रोजन ये निकाल सकते हैं, या कोई बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है जो कि वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकाल लेता है। तो इसका मतलब इनकी फोटोसिंथेसिस में वाटर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो फूड बनेगा C6H12O6, बेटा जो फूड बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, आपको पता है, और वो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। यहाँ पर वाटर नहीं है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। देखो आप सब जानते हो कि प्लांट हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें देते हैं, एक देते हैं वो हमें फूड और दूसरा वो देते हैं हमें ऑक्सीजन। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लाते हैं, तो हमें सबको पढ़ाया गया है पहले क्लास में कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन उसमें कैसे निकलती है ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रूट से वाटर लेते हैं और वाटर को स्प्लिट करते हैं। अब वाटर में क्या है, वाटर में दो ही तरह के तो एटम हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो फूड बनाने के लिए दूसरा क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं प्लांट के, हाइड्रोजन को तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, उससे बन जाता है फूड, ठीक। तो ये वाटर को क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। प्लांट जो होते हैं, प्लांट के क्लोरोफिल में ऐसी शक्ति होती है, वो जल के या वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है, ठीक है। तो जब वो वाटर को ब्रेक करते हैं तो वाटर से दो चीजें निकलती हैं, एक निकलता है हाइड्रोजन और दूसरा निकलता है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को तो वो कहाँ ले जाते हैं, फूड बनाने में, और जो ये ऑक्सीजन है यही ऑक्सीजन एयर में चली जाती है जिससे हम सांस लेते हैं। तो आज जो इस प्लेनेट पर जितनी भी ऑक्सीजन हम लोग देख रहे हैं 21%, जिसमें सारे
ऑर्गेनिज्म सांस ले रहे हैं, इवन प्लांट भी उसमें सांस ले रहे हैं, तो वो सारी ऑक्सीजन कहाँ से आई है? वो प्लांट ने प्रोड्यूस की है। और प्लांट ने कैसे प्रोड्यूस की है? वाटर को तोड़कर। तो यहाँ बेटा हम बैक्टीरिया में देखेंगे कि बैक्टीरिया वाटर को तोड़ता ही नहीं है, वो हाइड्रोजन के लिए दूसरे कंपाउंड का इस्तेमाल करता है। तो सपोज अगर उसने हाइड्रोजन के लिए कौन से कंपाउंड का इस्तेमाल किया? हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या निकलेगा? बताओ बेटा क्या निकलेगा यहाँ पर? देखो अगर बेटा यहाँ पर H2O होता तो निकलता O, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया क्या ले रहा है? H2S, तो वहां पर भी क्या निकलेगा? S। क्या निकलेगा यहाँ पर? सल्फर निकलेगा। ठीक है, अगर उसने H2S की जगह कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया होता तो ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलता। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब बैक्टीरिया जब भी फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। ऐसी फोटोसिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब हुआ बिना ऑक्सीजन वाली। एन का मतलब हो गया यहाँ पर एब्सेंट, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी हमसे कोई सवाल पूछे कि इस धरती पे इतनी ऑक्सीजन है, वो कहाँ से आई, तो हम बोलेंगे प्लांट से आई। लेकिन कोई दूसरा ये सवाल पूछे भाई बैक्टीरिया भी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहां से ऑक्सीजन क्यों नहीं आई, तो हमारा जवाब क्या होगा? भैया बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन वो वाटर को ब्रेक नहीं करते, वो कुछ और ब्रेक करते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। तो उसमें ऑक्सीजन की जगह क्या निकलती है? सल्फर निकलती है। इसलिए प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें, प्लांट की फोटोसिंथेसिस में क्या निकलता है? प्लांट की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है। इसलिए प्लांट की फोटोसिंथेसिस को बेटा क्या बोलोगे? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो एक बात समझ में आई कि एक प्लांट की फोटोसिंथेसिस में और एक बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में मेन डिफरेंस क्या है? प्लांट की फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ऑक्सीजेनिक होती है, उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है फूड के साथ एक्स्ट्रा क्या बनता है? ऑक्सीजन। और बैक्टीरिया में फूड के साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं बनती है, ऑक्सीजन नहीं बनती है। इसलिए इस फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर बेटा एक बात समझो कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस से सबका भला हो रहा है, वो दुनिया को ऑक्सीजन दे रहे हैं जिससे सब एरोबिक रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, और प्लांट अपने लिए भी फूड बना रहा है और उस फूड को एनिमल भी खा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस का फायदा केवल बैक्टीरिया को है, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो छोड़ते नहीं है जिसमें कोई सांस ले ले, और जो ये फूड बनाते हैं इस फूड को भी ये अपनी बॉडी में ही यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर जो बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट की फोटोसिंथेसिस से दो बातों से अलग है। कौन सी दो बातें? वो दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट का क्लोरोफिल नहीं है, इनका क्लोरोफिल कुछ अलग है, डिफरेंट टाइप का है, जिसका नाम क्या है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया मैंने बेटा? कि बैक्टीरिया वाटर को नहीं तोड़ते हैं, इसलिए उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता है। इसलिए वाटर की फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस क्या कहलाती है? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जबकि प्लांट की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसमें से क्वेश्चन आता है, एक तो पिगमेंट का नाम पूछता है बेटा बैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, और दूसरा बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस किस टाइप की होती है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम कल के लेक्चर में फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फिर उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको पूरा अपना बार बार रिवाइज कीजिए। आज मैंने आपको बोला है कि चीज़ें एक बार में याद नहीं होती है, मल्टीपल रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपने आज पढ़ी है उसका एक 24 घंटे बाद रिवीजन करना ज़रूरी है, फिर उसका एक हफ्ते बाद रिवीजन करना ज़रूरी है, फिर उसका एक महीने बाद रिवीजन करना ज़रूरी है।
3-4 रिवीजन अगर आप किसी टॉपिक के कर लेते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।